औरत का जिस्म इख्तियार करते ही उसने मुझे रोक कर कहा, बाहर मत जाना। और मेरे दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया। इंसानी चीख की भयानक आवाज ने मेरी आसाब को हिलाकर रख दिया। ऊपर से एक मुर्दा और जिंदा होकर मर्तबान से निकल कर मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने बोलना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मेरा हल्क खुश्क हो गया और अब भीख वक्त कई इंसानों की चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी और ये आवाज़ें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोठी की तरफ बढ़ रही हैं। सरदार ने अपने खास बॉडीगार्ड हबशी गुलाम को अंदर बुलाया और उसके हाथ में अपनी तलवार देकर कहा, काले जादूगर के पास खड़े हो जाओ और जिस वक्त मैं तुम्हें हुक्म दूं तलवार से इसकी गर्दन उड़ा देना। हबशी गुलाम ने कहा कि जो हुक्म सरदार, और वह नंगी तलवार लेकर जादूगर के पीछे खड़ा हो गया। काला जादूगर मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया और सरदार से मुखातब होकर कहने लगा, सरदार, बदरू आकर तुम तीनों को तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर डराएगी और तुम तीनों पर पत्थर फेंकेगी, लेकिन एक भी पत्थर तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा और तुम खुद देख लोगे कि एक भी पत्थर तुम्हें नहीं लगा। और जब भी तुम्हें आवाज़ देकर कहूँ कि सरदार बोलो, तो तुमने बदरू से मुखातब होकर कहना होगा, ए बदरू चुड़ैल दफ़ा हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा और उसके बाद जो कुछ होगा तुम अपनी आंखों से देख लोगे। काले जादूगर ने मुझे और शकाला से भी यही कहा कि डरना बिल्कुल नहीं और खामोशी से बैठे रहना। सरदार ने कहा कि ठीक है और हम तुम्हारी हदायत पर अमल करेंगे। उसके बाद काले जादूगर ने दोबारा मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकने शुरू कर दिए और उस वक़्त रात का पिछला पहर था। बाहर जंगल में सकूत छाया हुआ था और मैं सरदार और शकाला के साथ तख्त पर चौकड़ी मारकर बैठा जादूगर को गर्दन हिला हिलाकर मंत्र पढ़ते देख रहा था। इतने में जंगल की जानब से एक चीख की आवाज़ बुलंद हुई और काले जादूगर ने कहा, होशियार, बदरू आ रही है और खबरदार, घबराना बिल्कुल नहीं। तुम खुद देख लोगे कि बदरू तुम में से किसी को हाथ भी नहीं लगा सकेगी और उसका सारा जादू बेअसर हो जाएगा। मैं दिल में डर रहा था कि इस काले जादूगर पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मेरे पास तो शीश नागिन के मोहरे वाली अंगूठी भी नहीं और इन लोगों के साथ कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। मगर मैं वहां से भाग नहीं सकता था क्योंकि बदरू बाहर जंगल में आ चुकी थी और मुझे रास्ते में ही दबोच सकती थी और मैं दिल में खुदा से दुआएं मांगता रहा और वहीं बैठा रहा। दूसरी बार बदरू की चीख जंगल में गूंजी तो मालूम हुआ कि वो झोंपड़े के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और काले जादूगर ने आहिस्ता से कहा, सरदार शकाला, शेरवान, घबराना नहीं, और मैंने तुम्हारे बाजुओं पर जो चीज़ बांध दी है वो इतनी ताकतवर है कि कोई बदरू तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकेगी। काला जादूगर झोंपड़ी के कोने में बैठा था और अब वो मंत्र नहीं पढ़ रहा था और उसके सर पर हबशी नंगी तलवार लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था कि सरदार का हुक्म मिले और वो काले जादूगर की गर्दन उड़ा दे। काले जादूगर ने अपने और गुलाम के इर्द गिर्द एक दायरा खींच दिया था ताकि बदरू हबशी गुलाम के और खुद उसके करीब न आ सके। इतने में झोंपड़े के अंदर बदरू की भयानक चीख की आवाज़ बुलंद हुई और उसके साथ ही झोंपड़ी में तेज आंधी चलने लगी। झोंपड़े की दीवारें आंधी के जोर से लड़ रही थी, लेकिन ना हम तीनों को आंधी की हवा छू रही थी और ना काले जादूगर और हबशी गुलाम पर आंधी का असर हो रहा था और बदरू हमें नजर नहीं आ रही थी, मगर उसके हल्क में से निकलती गड़गड़ाहट की आवाज़ ज़रूर बुलंद हो रही थी और आंधी चीखें मार रही थी। अचानक आंधी रुक गई और झोंपड़े के अंदर आसमानी बिजलियां चमकने लगी। एक धमाके के साथ आसमानी बिजली हमारे तख्त के इर्द गिर्द गिरती और ज़मीन में जज़ब हो जाती, मगर एक बार भी बिजली हमारे तख्त पर नहीं गिरी थी और हम उन बिजलियों में बिल्कुल महफूज थे। चमकती कड़कती बिजलियां भी गायब हो गईं और उसके साथ ही झोंपड़े में पत्थर गिरना शुरू हो गए और पत्थर छोटे भी थे और बड़े भी थे। पत्थर ज़मीन से ज़ोर से गिरते और गिरते ही गायब हो जाते। मैं खामोशी से यह खराफात देख रहा था और मुझे डर यही लग रहा था कि अगर उनमें से एक भी पत्थर मेरे सर पर आकर लगा तो मेरा ज़िंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन काले जादूगर की एक एक बात सच साबित हो रही थी और सारे पत्थर धमाकों के साथ हमारे तख्त पोश के इर्द गिर्द ही गिरे और तख्त पर कोई पत्थर नहीं गिरा था। उसी तरह जहां काले जादूगर और हबशी गुलाम खड़ा था वहां भी कोई पत्थर नहीं गिर रहा था। पत्थरों की ये बारिश 1 मिनट तक जारी रही और फिर ये बारिश भी रुक गई। अब बदरू ने डरावनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और अपनी ज़ुबान में खुदा जाने वो क्या बोल रही थी और वो शायद हमें डरा कर चाहती थी कि हम तख्त पोश से उठकर बाहर को भागें और वह हम तीनों को दबोच ले।
ऐन उस वक्त काले जादूगर ने चिल्लाकर सरदार से कहा, सरदार बोलो। सरदार गढ़दार आवाज में बोला, ए बदरू चुड़ैल दफा हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। और सरदार की जुबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि बदरू के जिस्म को आग लग गई और वह भड़कते शोले में चीखती चिल्लाती चकराती गायब हो गई। झोंपड़ी में खामोशी छा गई और काला जादूगर उठकर हमारे पास आया और सरदार को मुखातब करके कहने लगा, सरदार अब तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया होगा कि मैंने तुम तीनों के बाजों पर जो तिलस्मी हड्डियों के मोहरे बांधे हैं और वो तुम लोगों को बदरूहों से महफूज रखेंगे। कोई बदरू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हो सकता है कि जिन बदरूहों की कैद से ये दोनों फरार होकर आए हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए उन पर हमला कर दें, लेकिन वो उनका बाल भी बीका ना कर सकेंगी। अगर कोई बदरू आ जाए, पत्थर फेंके, कड़कती बिजलियां चमके, तो तुम्हें ना तो कोई पत्थर लगेगा और ना ही तुम पर कोई बिजली गिरेगी। जब तुम बुलंद आवाज में कहोगे कि दफा हो जा ए बदरू चुड़ैल, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, तो बदरू आग के शोले में लिपटती चीखती चिल्लाती गायब हो जाएगी। मैं दिल में बहुत खुश हुआ और शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी नतालिया ने मुझसे छीन ली थी, लेकिन उसके बदले काले जादूगर ने जो इंसानी हड्डी मेरे बाजू पर बांधी थी, मुझे उसका तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। लेकिन अब भी मेरे दिल में शक था कि कालू जादूगर की हड्डी मुझे बदरूहों से तो महफूज रख सकती है, लेकिन नतालिया के असेब के हमले से अपना बचाव करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने काले जादूगर से कहा कि मास्टर, तुमने हमें बदरूहों से तो बचा लिया, मगर मैं एक और शिकाला, एक और असीब के कैदी भी थे, और वो एक औरत का असीब है। और ये तुम भी जानते हो कि असीब बदरू से ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर आसेब ने हम पर हमला कर दिया तो क्या तुम्हारी हड्डी का तावीज़ हमारी हिफाजत कर सकेगा? काले जादूगर ने कहा कि शेरवान, मैंने हड्डी पर जो मंत्र पढ़कर फूंका है उसके आगे खतरनाक से खतरनाक आसीब की कोई हकीकत नहीं। आसीब तो मामूली चीज़ है और उसका बाप भी तुम्हारे करीब आने की जुर्रत नहीं करेगा। मेरी तसल्ली हो गई और अब मैं उन लोगों से जुदा होकर बड़ी बेफिक्री से सफ़र करना करता हुआ किसी न किसी तरह अपने दोस्त जमशेद के पास बम्बई पहुंच सकूंगा और बम्बई जाकर सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और क्या बम्बई में अपने दोस्त के पास रहकर रोहिणी की वापसी का इंतज़ार करना चाहिए, या वहां से पाकिस्तान जाकर एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा करनी चाहिए? पाकिस्तान में अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने का तस्वर बड़ा खुश आइन था और मैं खुद उन बदरूहों की खराफात से तंग आ गया था और चाहता था कि इस मनहूस चक्कर से निकलकर नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दूं। मैं 3 दिन शकाला के कबीले में रहा और अब मैं वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस तरह बम्बई पहुंच सकूंगा। और ये मुझे शकाला की ज़बानी मालूम हो चुका था कि मैं बराज़म अफ्रीका के मशरकी साहल के एक छोटे से मुल्क में था और ये कोई अलफ लैला का ज़माना नहीं कि सिंधबाद जहाज़ी की तरह किसी बहरी जहाज़ में सवार होकर अपने वापस पहुंच जाऊं। और ये 20वीं सदी थी और मुझे किसी भी मुल्क में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत थी, गैर मुल्की करेंसी की ज़रूरत थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। रोहिणी मेरे साथ होती तो मुझे उनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी और मुझे अपने साथ गायब करके जिस मुल्क में चाहे ले जाती। लेकिन अब रोहिणी मेरे साथ नहीं थी और मैं भी गायब नहीं हो सकता था। जब मैंने अपनी इस परेशानी का शिकाला से जिक्र किया तो वो कहने लगा, शेरवान, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मामले में मेरा बाप भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। हम जंगली कबीले के लोग हैं और हमें क्या मालूम कि पासपोर्ट क्या होता है और वीज़ा क्या। और मैंने कहा कि फिर तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी और यहाँ से मुल्क इंडिया हज़ारों मील दूर है और पाकिस्तान उससे भी ज़्यादा दूर। मैं तो अपने वतन कभी नहीं पहुँच सकूँगा। शिकाला सोच में पड़ गया और कहने लगा, तुम फिक्र ना करो और मैं अपने बाबा से बात करता हूँ और उसका दूसरे कबीलों में भी बड़ा असर और शौक है। तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। चलो मैं तुम्हें बाबा के पास लिए चलता हूँ। शिकाला मुझे अपने कबीले के सरदार बाप के पास ले गया और वो मुझे बड़ी खंदा पेशानी से मिला और बोला, शेरवान, तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। मुझे बताओ कि क्या बात है। और शिकाला ने सारी बात अपने बाप को बयान कर दी और कहा, बाबा, अगर हम शेरवान की मदद ना कर सके तो मुझे बड़ा दुख होगा और शेरवान ने मेरी जान बचाई है। सरदार ने कहा कि शिकाला, हम शेरवान की जरूर मदद करेंगे। बाबा, हम शेरवान को रुपया पैसा तो कहीं से लाकर दे देंगे, लेकिन इसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा कहाँ से लाएं? और इन चीज़ों के बगैर शेरवान किसी समुद्री या हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकता।
सरदार कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा मौका दो और मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। उसी रोज़ सरदार कहीं चला गया और दूसरे रोज़ वापस आया और आते ही उसने मुझे और शगाला को अपने झोंपड़े में बुलवाया और वह अपने बड़े तख्त पोश पर बैठा हुआ था और हम उसके करीब बैठे थे। शकाला ने पूछा कि बाबा शेरवान के लिए कोई इंतज़ाम हुआ? सरदार मुस्कुराने लगा और बोला, एक रास्ता निकल आया है। अब शेरवान को ना किसी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और ना वीज़े की ज़रूरत, और मैं उसे जिन लोगों के सुपुर्द करूँगा वो उसे उसकी मंजिल पर हिफाजत से पहुँचा देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, मगर दिल में हैरान ज़रूर था कि उस जंगली सरदार के ज़राए मॉडर्न ज़माने के मुकाबले में बड़े महदूद हैं और उसने क्या रास्ता निकाला होगा। मैंने पूछ लिया कि सरदार ये कौन लोग हैं और आप मुझे जिनके सुपुर्द करेंगे? सरदार ने कहा कि मेरा एक दोस्त का अपना बहरी जहाज़ है और वो माल लेकर मुल्क की बंदरगाहों पर जाता है, और इत्तफाक से इन दिनों हमारे मुल्क की बंदरगाह के करीब ही उसका जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है और मैंने उसे मिलकर सारी बात तय कर ली है। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और मैं उस मुल्क में पहुंचा देगा जहां तुम जाना चाहते हो। मैंने यही सोचा कि हो सकता है कि उस आदमी का कोई छोटा बार बरादर जहाज़ हो, और बार बरादर जहाज़ों के कप्तान कभी कभी किसी मुसाफिर को जिसके पास पासपोर्ट वगैरह ना हो जहाज़ में बिठा लेते हैं, और ये शख्स उसी तरह मुझे अपने जहाज़ में सवार करवा कर हिंदुस्तान या पाकिस्तान पहुंचा देगा। और मुझे बड़ा इत्मीनान हो गया। मैंने सरदार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सरदार आपका दोस्त अपना जहाज़ लेकर कब यहाँ से रवाना होगा? उसे 3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कल सुबह ही मेरे साथ चले चलो और मैं खुद तुम्हें अपने दोस्त के हवाले करना चाहता हूँ। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। और दूसरे दिन सुबह सुबह शकाला मुझे जगा दिया और कहने लगा, शेरवान जल्दी से तैयार हो जाओ और बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर थोड़ा सा नाश्ता किया और शकाला के साथ उसके बाप के पास आ गया। सरदार के झोंपड़े के बाहर 3 घोड़े बिल्कुल तैयार हालत में खड़े थे और सरदार ने मुझे देखकर कहा, शेरवान घोड़े पर बैठ जाओ और हम अपने सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। एक घोड़े पर सरदार और दूसरे पर मैं और तीसरे घोड़े पर सरदार का बॉडीगार्ड बैठ गया और घोड़े जंगल में अपने सफ़र पर चल पड़े। दोपहर तक हम मुख्तलिफ जंगी रास्तों पर सफ़र करते रहे और दोपहर के बाद हम एक कस्बे में पहुँचे जो काफ़ी बड़ा था और चंद एक मॉडर्न तर्ज की इमारतें भी नज़र आ रही थीं। सरदार कहने लगा कि यहाँ से आगे हम रेलगाड़ी में सफ़र करेंगे और कस्बे का स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं। और हमने खाना खाया और कुछ देर बाद हमें एक गाड़ी मिल गई और हम उसमें सवार होकर उस मुल्क के एक साहली शहर में आ गए। सरदार ने अपने बॉडीगार्ड को घोड़ों समेत रेलवे स्टेशन से वापस भेज दिया और साहली शहर छोटा सा था और आबादी भी बहुत कम दिखाई दे रही थी। सरदार रेलवे स्टेशन से निकलकर एक तरफ चल पड़ा और मैं उसके साथ साथ था। चलते चलते हम शहर से काफ़ी दूर निकल गए। अब हमारी एक जन्म समुंदर दिखाई देने लगा और हम समुंदर के साथ साथ चलने लगे। आसपास कोई आबादी न थी और कोई झोंपड़ी तक दिखाई नहीं दे रही थी और मैं खामोशी से चल रहा था। सरदार कहने लगा कि मेरे दोस्त का जहाज़ समुंदर में फासले पर लंगर अंदाज है और हम स्टीमर में बैठकर जहाज़ तक जाएंगे। मैंने पूछा कि सरदार ये स्टीमर हमें कहाँ से मिलेगा? घाट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं और वहाँ हमें स्टीमर मिल जाएगा। और कुछ दूर चलने के बाद हम एक छोटे से घाट पर पहुँच गए और घाट बड़ा पुरअसरार सा लग रहा था और वहाँ कोई मुसाफिर भी नहीं था। 2-3 छोटी कश्तियाँ और एक बसीदा छत वाला पुराना स्टीमर एक तरफ खड़ा था और कोई आदमी भी नज़र नहीं आ रहा था। सरदार ने मुझे एक जगह बैठने को कहा और खुद स्टीमर की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके साथ एक आदमी था जिसने मैली कुचैली पतलून और नीले रंग की बनियान पहन रखी थी। और सरदार ने मेरी तरफ इशारा करके उसे आदमी से कहा, हुनरी और ये मेरा ख़ास आदमी है और इसको जहाज़ पर कप्तान जोलो के हवाले करके वापस आना, और मैंने कप्तान से सारी बात कर ली हुई है। फिर सरदार ने मुझसे कहा कि बेफिक्र हो जाओ, हुनरी भी मेरा ख़ास आदमी है और ये तुम्हें जहाज़ पर पहुंचा देगा। और कैप्टन जोलो मेरा जिगरी दोस्त है और उसका जहाज़ समुंदर में कुछ फासले पर लंगर अंदाज है। सरदार ने मुझे 3 बार गले लगाया और बोला, तुम्हें जिस मुल्क के पैसे की ज़रूरत होगी और मेरा दोस्त कैप्टन जोलो तुम्हें दे देगा और उसकी तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। सरदार मुझे मैले कुचेले स्याह फाम हबशी जिसका नाम हुनरी था उसके हवाले करके चला गया और हुनरी ने सफ़ेद दांत निकालते हुए कहा, आ जाओ। वो मुझे स्टीमर में ले गया और स्टीमर की हालत इंतहाई खस्ता हो रही थी और फर्श चढ़ रहे थे और स्टीमर में कोई आदमी नहीं था। हुनरी ने कहा कि वहाँ बैठ जाओ।
स्टीमर की छत के नीचे अर्श के छोटे से गंदे फर्श पर एक तरफ होकर मैं बैठ गया और हेनरी ने स्टीमर का इंजन स्टार्ट किया तो इंजन इतना शोर मचाया कि जैसे 10-12 पुराने इंजन एक साथ स्टार्ट हो गए हों और स्टीमर आहिस्ता आहिस्ता साहल को छोड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह समुद्र में जा रहा था और उसका रुख समुद्र के जनूब मशरक की तरफ था और काफ़ी देर तक स्टीमर समुद्र में उछलता रहा और अफ्रीका का साहल दूर पीछे रह गया। फिर साहल नज़रों से उज्जल हो गया और अभी तक मुझे सरदार के दोस्त जोलू का बार ब्रादर जहाज़ नज़र नहीं आया था। खुदा जाने कैप्टन जोलो ने अपना जहाज़ समुद्र में इतनी दूर क्यों लंगर अंदाज किया हुआ था और ये मुअम्मा मेरी समझ से बाहर था। आखिर मुझे दूर से एक समुद्री जहाज़ की चिमनी नजर आई और जिसमें से धुएं की बारीक सी लकीरें निकल रही थी और उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, वो है कैप्टन जोलो का जहाज़। स्टीमर का रुख जहाज़ ही की तरफ था और जिस वक्त हमारा स्टीमर जहाज़ के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि जहाज़ ज़्यादा बड़ा नहीं और उसके स्टार बोर्ड का रंग फीका पड़ चुका था और कहीं कहीं जहाज़ की दीवार पर जंग भी लगा हुआ था। ऊपर अर्शी के जंगले पर 3-4 नेग्रो नीचे स्टीमर की तरफ देख रहे थे और स्टीमर के हेनरी ने दोनों बाजू हिलाते हुए अपनी ज़बान में जहाज़ के आदमियों को कुछ कहा। उन्होंने ऊपर से रस्सी की एक सीढ़ी नीचे लटका दी और हेनरी ने स्टीमर रस्सी की सीढ़ी के पास जाकर खड़ा कर दिया। हेनरी ने स्टीमर को सीढ़ी के साथ बांधा और मुझे साथ लेकर रस्सी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से हम जहाज़ के अर्शिव यानी डेक पर पहुंचे और 3 निगरो जिन्होंने मैली मैली पतलूने और बनियानें पहनी हुई थी मुझे घूर घूर कर देखने लगे। हेनरी ने उनसे कहा कि यह कैप्टन का खास आदमी है, इसे कहो कि सरदार ने जिस आदमी का कहा था उससे मैं ले आया हूँ। 2 नेग्रो तो वहीं खड़े मुझे घूर घूर कर देखते रहे और तीसरा हेनरी का पैगाम लेकर अर्शे पार से नीचे जाती सीढ़ियां उतर गया। हेनरी उन हबशी खलासियों से अपनी जुबान में बातें करने लग गया और चंद लम्हों के बाद जो आदमी हेनरी का पैगाम लेकर गया था वह वापस आ गया और उसने कहा, कैप्टन ने कहा है कि इस आदमी को नीचे भेज दो। हेनरी ने मेरी तरफ मुंह करके कहा, जाओ दोस्त, कैप्टन जोलो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं उस आदमी के साथ अर्शे का जीना उतर कर नीचे जहाज़ की तंग राहदारी में आ गया और जहां दोनों जानब छोटे छोटे कैबिन थे और जिनके दरवाजे बंद थे। एक कैबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहां जहाज़ का कैप्टन जोलो मेरा इंतज़ार कर रहा था। पहली नज़र में ही वो मुझे एक बहरी डाकू लगा और उसकी कमर में गोलियों की बेल्ट बंधी हुई थी और पिस्तौल लटक रहा था। वो दोनों टांगे मेज़ पर रखे पुराने सोफे में दंस कर बैठा हुआ था और बिल्कुल स्याह फाम था। कानों में गोल्डन रिंग पड़े हुए थे और एक हाथ में खंजर था और जिससे वो सेब छील रहा था और सर पर सुर्ख रुमाल बंधा था और एक निगरू औरत उसके पास बैठी उसके मग में शायद काफ़ी बना रही थी और ये था कैप्टन जोलो मुझे जिसके सुपुर्द कर दिया गया था। मैं कैबिन में दाखिल होते ही रुक गया और कैप्टन जोलो ने मेरी तरफ देखकर खंजर से अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहा, डरो नहीं, आ जाओ। और मैं डरते डरते उसके सामने जो लोहे की कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठ गया और निगरू औरत मुझे गहरी नज़र से देखती हुई मुस्कुरा रही थी और कैप्टन जोलो ने सेब काट कर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, लो खाओ। मैंने सेब का टुकड़ा हाथ में ले लिया और दिल में सोचने लगा। कैप्टन जोलो ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और मैंने उसे अपना नाम बताया और उसने खंजर मेज़ पर रखकर टांगे इकट्ठी कर ली और नेगर औरत ने उसके लिए जो कॉफ़ी का मग बनाया था वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे पी जाओ। उसके लहजे में हुक्म देने का अंदाज था और मैंने मग थाम लिया। मेरा ख्याल था कि उसमें काफ़ी होगी और मैंने मग होंठों के करीब किया तो मुझे उसमें से बड़ी तेज़ बू आती आई और मैं समझ गया कि शराब है और मैंने मग मेज़ पर रख दिया। कैप्टन जोलो हैरान सा हो गया और कहने लगा, क्या तुम्हें हमारी रिम पसंद नहीं आई? और रिम भी शराब की किस्म होती है। और मैंने कहा, सॉरी कैप्टन, मैं मुसलमान हूँ और मैं शराब नहीं पीता। कैप्टन जोलो ने निगर औरत की तरफ देखा और बोला, और ये तो मुसलमान है। फिर मेरी तरफ मतवज्जा होकर बोला, क्या तुम इंडियन हो? और मैंने कहा, नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। कैप्टन जोलो ने मग उठा लिया और उसके 2-3 घूंट पिए और बोला, तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? मैंने कहा कि हाँ कैप्टन, सरदार मुझे कहा था कि मेरा दोस्त कैप्टन जोलो तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा देगा। कैप्टन जोलो ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से मुझे घूरते हुए रिम के छोटे छोटे घोंट बढ़ता रहा और निगरो औरत उसी तरह मेरी तरफ देख रही थी और कैबिन में बड़ी तकलीफदा खामोशी तारी हो गई। और आखिर इस खामोशी के तिलस्म को तोड़ते हुए कैप्टन जोलो बोला, सरदार मेरा दोस्त है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें पाकिस्तान तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इंडिया के साल पर उतार देंगे। आगे तुम्हें खुद पाकिस्तान चले जाओगे? और कैप्टन जोलो ने ऊंची आवाज़ में मुझसे पूछा।
मैं क्या जवाब देता और मैंने डरते डरते पूछा, सर अगर आप मुझे पाकिस्तान के साहल के करीब कहीं उतार दें तो मेरे लिए आसानी होगी, और इंडिया के साहल पर उतरा तो साहली गार्ड्स मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और मेरे पास तो कोई पासपोर्ट वगैरह भी नहीं। कैप्टन जोलो कहकर लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा, तुम ना इंडिया जाओ ना पाकिस्तान जाओ, और तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, यहाँ ऐश करो और मुल्क मुल्क की सैर करो। अच्छा ये बताओ कि कभी तुमने किसी को कत्ल किया है, और मेरा मतलब है कि पिस्तौल की गोली या खंजर से हलाक किया है। मैं समझ गया था कि मैं बहरी डाकुओं के जहाज में आ गया हूँ, और जहाँ से अब मैं किस्मत अच्छी होगी तो जान बचाकर उतर सकूंगा। मैंने कहा कि नहीं कैप्टन, मैंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया। और कैप्टन जोलो ने पास बैठी नेग्रो औरत से कहा, और उसने कभी किसी आदमी को कत्ल नहीं किया, और ये हमारे काम का आदमी नहीं। नेग्रो औरत ने कहा कि इसे 2-3 आदमी को कत्ल कराओ और फिर उसे हम अपने साथ शामिल कर लेते हैं, और ये आदमी हमारे लिए ठीक रहेगा। कैप्टन जोलो ने मेरे तरफ मुंह करके कहा, और मेरी गर्ल फ्रेंड ने तुम्हारी सिफारिश कर दी है। अब तो मेरे गैंग में शाम हो गए हो, और मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि आदमी को कत्ल किस तरह किया जाता है, तुम उसकी फिक्र ना करो। मैं उन दोनों का मुंह तकने लगा, ये क्या कह रहे हैं, और आखिर हिम्मत करके मैंने कह दिया, सर मैं ये काम नहीं कर सकता, प्लीज आप मुझे वापस भिजवा दें। कैप्टन जोलो गुस्से में आ गया और बोला, तुमने मुझे और मेरे आदमियों को देख लिया है, और अब तुम कैसे जा सकते हो? अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, और यहाँ से फरार होने का कभी ख्याल भी दिल में ना लाना, वरना तुम्हारी लाश समुंदर की मछलियों की खुराक बन जाएगी। ये एक नई मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ी थी, और मैंने उसी वक्त दिल में सोच लिया कि अभी तो जहाज साल के करीब ही खड़ा है, और मैं मौका पाकर समुद्र में कूद जाऊंगा और किसी न किसी तरह साहल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन यह मेरा ख्याल खाम था, और जहाज का जुर्म पेशा कप्तान जोलो इतना अहमक नहीं था, और उसने 2 आदमियों को बुलवाकर उसी वक्त मुझे एक कैबिन में बंद करवाकर बाहर से ताला लगवा दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह जहाज ने लंगर उठा दिया, और अब मेरे फरार के तमाम रास्ते मसदूद हो गए, और खुदा जाने यह जहाज किस मुल्क की तरफ जाने लगा, कहाँ जाकर लंगर डालेगा। और ये स्मगलर और बहरी कज़ा किस्म के लोग थे, और उन्हें कौन अपने मुल्क की समुद्री हदूद में दाखिल होने की इजाज़त देगा। और हर मुल्क की समुद्री हदूद 40 मील तक होती है, और 40 मील के बाद खुला समुद्र शुरू हो जाता है। ये जहाज जिस मुल्क में भी जाएगा उसकी 40 मील समुद्री हदूद के पास ही लंगर डालेगा। अगर वहां से मुझे छलांग लगाकर फरार होने का मौका मिल भी जाए तो मैं कैसे 40 मील तक समुद्र में तैर सकूंगा। जब जहाज को समुद्र में सफर करते एक दिन गुजर गया तो मुझे कप्तान जोलो के हुक्म से कैबिन से निकालकर जहाज का अर्शा धोने, किचन के बर्तन साफ करने वगैरह के कामों पर लगा दिया गया। उस वक्त मुझे रोहिणी का बार बार ख्याल आ रहा था, और अगर वह मेरे साथ होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ये बहरी डाकू मुझे कैद करते, और वो तो अगर चाहती तो इन सब को एक एक करके खत्म करके खुद जहाज पर कब्जा कर लेती। मगर रोहिणी मुझसे जुदा हो चुकी थी, और वह मेरी सच्ची हमदर्द और दोस्त थी। मुझे उसका ख्याल आने लगा, और खुदा जाने के कहाँ होगी और किस हाल में होगी, और उस पर क्या गुजर रही होगी। इन बहरी डाकुओं ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था, और मुझसे सुबह से रात तक काम कराते और खाने को जो बचा खुचा होता दे देते। मैं सख्त अजाब में फंस गया था, और कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, कैसे इन लोगों से जान छुड़ाऊं। और ये जिस किसी मुल्क के करीब खड़े होते तो उस मुल्क की समुद्री हदूद से बाहर यानी 40 मील के फासले पर लंगर डालते, और मुझे एक कैबिन में बंद करके बाहर पहरा बिठा देते। इतना मुझे इल्म हो गया था कि जिस मुल्क के करीब खड़े होते हैं वहाँ स्मगलिंग का माल फरोख्त करते, और मौका मिलने पर सरकारी और गैर सरकारी गोदामों का माल भी लूट कर ले आते। ये अपने काम में बेहद माहिर थे, और इनका एक आदमी भी कभी पकड़ा नहीं गया था। और इसके अलावा समुद्र में सफ़र करने वाले किसी इक्का दुक्का माल बरादर जहाज़ को भी लूट लेते, और दूर से ऐसे जहाज़ की निशानदही करते, और फिर अपने जहाज़ में किसी खराबी का वायरलेस पर सिग्नल देते, और जब वो जहाज़ उनके करीब आता तो उनके लुटेरे स्टीन गने राइफलें और हैंड ग्रेनेड लेकर जहाज़ पर कूद जाते। जो सामने आता उसे बेदरे गोलियों से छलनी करके जहाज का सारा मालो असबाब लूट कर आगे रवाना हो जाते। इस तरह मुझे इस मुसीबत में फंसे 2 महीने गुजर गए, और इस दौरान नतालिया की भेजी हुई कोई बदरू भी मुझे पकड़ने नहीं आई थी। और नतालिया को शायद मालूम हो गया था कि मेरे बाजू पर एक बड़ी ताकत वाला तिलस्मी तावीज़ बंधा हुआ है, जिसके साथ जादू के सामने उसकी कोई भी बदरू जिंदा नहीं बचेगी। और इसलिए ना उसने खुद मेरे करीब आने का खतरा मोल लिया था, और न अभी तक किसी बदरू को मुझे उठाकर ले जाने के लिए भेजा था। शायद नतालिया इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि मेरी गफलत से मेरे बाजू पर बंधा काले जादूगर का हड्डी वाला तावीज़ मुझसे गुम हो जाए तो वो अचानक हमला करके मुझे उठाकर ले जाए।
लेकिन मैं उस तरह से भी गाफिल नहीं था और हर रोज रात को सोते वक्त और सुबह उठकर तावीज़ को अपने बाजू पर देख लेता और अगर उसकी डोरी ढीली हो गई होती तो उसे उतारे बगैर वहीं कस देता और मैं उसे एक लम्हे के लिए भी बाजू से उतारने का खतरा बोल नहीं लेता था। मुझे मालूम था कि नतालिया कासिम गाफिल नहीं होगा और खुद नहीं तो उसने किसी न किसी बदरू को मेरे पीछे लगा दिया होगा कि जैसे ही मैं एक सेकंड के लिए किसी वक्त तावीज़ अपने बाजू से उतारूं और वह मुझे वहीं दबोच ले। कप्तान जोलो की जो गर्लफ्रेंड नेग्रो औरत थी और वह इस वक्त जब मैं कप्तान के कैबिन की सफाई करने जाता तो मेरी तरफ कप्तान की नज़रें बचाकर देख लिया करती और खुदा जाने कि मैं उसे पसंद आ गया था या उसे मुझसे हमदर्दी पैदा हो गई थी, लेकिन उसने कभी मुझसे अपनी हमदर्दी का इजहार नहीं किया और उसी तरह मजीद 2 महीने गुजर गए। एक रात मैं जहाज़ के अर्शे को धो रहा था कि कप्तान जोलो ने मेरे करीब से गुजरते हुए हुक्म दिया कि मैं नीचे जाकर उसके कैबिन की सफाई करूं और मैंने फ़ौरन यस सर कहा और उसके कैबिन की तरफ चल दिया। उसका कैबिन खुला था और मैं कैबिन में दाखिल हुआ। मेज़ पर जूठे बर्तन पड़े थे और फर्श पर फलों के छिलके बिखरे हुए थे और मैंने सफाई शुरू कर दी। इतने में कैप्टन जोलो की गर्लफ्रेंड नीग्रो औरत कैबिन में दाखिल हुई और उसके हाथ में रूम की 2 बोतलें थी और मुझे बुलाए बगैर वो दीवार के शेल्फ की तरफ गई और दोनों बोतलें शेल्फ में लगा दी। फिर कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुगा लिया और मुझे सफाई करते देखने लगी। मैंने भी उसे कोई बात करनी मुनासिब ना समझी और जब मैं सफाई करते करते उसके करीब से गुजरने लगा तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और मैंने किसी कदर चौंक कर उसकी तरफ देखा। नीग्रो औरत मेरी आंखों में आंखें डाले देख रही थी और कहने लगी, तुम यहाँ से भागना चाहते हो? मैंने गैर शौरी तौर पर नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। मैं उसे कैसे कह सकता था कि मैं वहाँ से भाग जाना चाहता हूँ और वो कैप्टन जोलो की गर्लफ्रेंड थी। अगर मैं कह देता कि हाँ और मैं इस अजाब से निकलना चाहता हूँ तो कुछ पता नहीं कि वो ये बात जोलो को बता देती और खुदा मालूम मेरा हश्र क्या होता। नीग्रो औरत ने अपना चेहरा मेरे करीब लाते हुए कहा, डरो नहीं, मैं कैप्टन से कुछ नहीं कहूँगी और मुझे अपने दिल की बात बताओ, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? मैं चुप रहा और कोई जवाब ना दिया और नीग्रो औरत ने बड़ी हमदर्दाना लहजे में कहा, मुझे अपने दोस्त समझो और तुम मुझे पहले दिन अच्छे लगे थे। अगर मैं जोलो के कब्जे में ना होती तो तुमसे शादी कर लेती, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारी जो दुर्गत यहाँ बुन रही है वो भी नहीं देख सकती। मुझे बताओ कि क्या तुम सचमुच यहाँ से भाग जाना चाहती हो? क्या कहीं ऐसी बात तो नहीं कि तुम भी इस काम के आदी हो गई हो और तुम्हें यहाँ की ज़िंदगी रास आ गई है? बोलो। और मैंने ज़ुबान से कुछ ना कहा लेकिन नफ़ी में सर हिला दिया और नीग्रो औरत ने मेरा बाजू छोड़ दिया और कहने लगी, ठीक है जाओ। मैं सफाई करके कैबिन से निकल आया और दिल में सोचने लगा कि ये औरत धोखे से मेरे दिल का हाल तो मालूम नहीं करना चाहती। मुझे फिक्र लग गई कि अगर इसने कैप्टन जोलो को इतना भी बता दिया कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ तो वो तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। और मैं सख्त पछताने लगा कि मैंने उस औरत के सामने इस बात की हामी क्यों भरी कि मैं उस जहाज़ से फरार होना चाहता हूँ। सारी रात ये सोच कर मैं परेशान रहा और दूसरे दिन वो नीग्रो औरत मुझे कहीं नज़र न आई और शायद अपने कैबिन में सो रही थी। कैप्टन जोलो एक बार अर्शे पर मेरे करीब से गुजरने लगा तो मैं डर गया कि उसे मेरे दिल का हाल नीग्रो औरत ने बता दिया है और अब वो ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और उसी जगह मुझे अपने पिस्तौल से हला करके मेरी लाश समुंदर में फेंक देगा। लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई और जोलो खामोशी से आगे चल दिया। शाम के वक्त नीग्रो औरत से भी अर्शे पर मेरा आमना सामना हो गया लेकिन उसने मुझसे कोई बात ना की और एक बात की तस्दीक हो गई थी कि नीग्रो औरत ने कैप्टन जोलो के आगे मेरी शिकायत नहीं लगाई और उसे कुछ नहीं बताया। इसका मतलब था कि उस औरत को वाकई मुझसे मोहब्बत या हमदर्दी हो गई थी और वह मेरी मदद करना चाहती थी और शायद किसी मौका का इंतज़ार कर रही थी और आखिर वह मौका आ ही गया। खुदा मालूम कौन सा मुल्क था कि हमारे जहाज़ ने उसकी समुद्री हदूद के बाहर खुले समुद्र में लंगर डाल दिया और उस वक़्त सूरज गुरूब हो चुका था और समुद्र पर अंधेरा छाया हुआ था। कैप्टन जोलो का करीबी मुल्क में कोई गोदाम लूटने का प्रोग्राम था और जब अंधेरा और गहरा हो गया तो उसने अपने मसला डाकुओं को साथ लिया और ये लोग तेज़ रफ्तार कश्तियों में सवार होकर 40 मील दूर साहल की तरफ रवाना हो गए और जहाज़ पर चंद एक मुलाजम पेशा लोग ही रह गए। मैं उस वक़्त किचन में सफाई कर रहा था और काम ख़त्म करने के बाद मैं नीचे सोने के लिए अपने कैबिन में आ गया जहां आलूओं की बोरियों के पास मैंने सोने के लिए एक दरी बिछाई हुई थी और मैं भी वहीं रात को सो जाता था। सारे दिन का थका हुआ था और लेटते ही मुझे नींद आ गई और मुझे नहीं मालूम कि मुझे सोए कितनी देर हुई होगी कि किसी ने मेरे बाजू को हिलाया और मैंने आंखें खोल दी
उस कैबिन में एक बहुत ही मध्यम रोशनी वाला बल्ब हर वक्त जलता रहता था और मैंने उसकी मध्यम रोशनी में देखा। नीग्रो औरत मुझ पर झुकी हुई थी और मुझे आंखें खोलते देखकर बोली, मेरे साथ आ जाओ। और मैंने संभलते हुए पूछा, कहाँ? नीग्रो औरत ने धीमी आवाज में सख्ती से कहा, खामोश और मेरे पीछे चले आओ। मैं समझ गया कि उसने मेरे फरार का बंदोबस्त कर दिया है और मैं उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे आखिरी कैबिन के पास जो तंग जीना ऊपर को जाता था वहां ले आई और सरगोशी में बोली, जहाज के पीछे समुद्र में एक कश्ती खड़ी है और मैंने उसमें तुम्हारे लिए सब कुछ रख दिया है और उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाओ। वो आगे आगे जीना चढ़कर ऊपर जहाज के अर्शे पर आ गई और ये जहाज का कभी हिस्सा था और उस तरफ कोई खलासी सो नहीं रहा था, या शायद उस नीग्रो औरत ने मेरी मोहब्बत या हमदर्दी की वजह से किसी से मिलकर ऐसा इंतजाम कर दिया था कि उस वक्त वहाँ आस पास कोई भी आदमी ना हो और अर्शे का कभी हिस्सा खाली पड़ा था और वह मुझे जहाज के कोने की तरफ ले गई और वहां रस्सी की एक सीढ़ी लटकी हुई थी। अर्शे का कभी हिस्सा खाली पड़ा था और वह मुझे जहाज के कोने की तरफ ले गई और वहां रस्सी की एक सीढ़ी लटकी हुई थी। उसने आहिस्ता से कहा कि सीढ़ी के साथ तुम्हारी कश्ती बंधी हुई है और कश्ती में बैठते रस्सी खोलकर फरार हो जाओ, जल्दी करो। मैं जल्दी में नेग्रो औरत का शुक्रिया भी अदा ना कर सका और जंगले में से निकलकर नीचे लटकती हुई रस्सी की सीढ़ी को पकड़ा और नीचे उतरने लगा। नीचे एक कश्ती समुद्र की लहरों पर डोल रही थी और मैं उसमें उतर गया और उतरने के फौरन बाद मैंने कश्ती की रस्सी खोल दी, चप्पू संभाला और तेजी से कश्ती को जहाज से दूर ले जाने लगा। मैंने रात के वक्त दोनों के साथियों को जहाज से जाते वक्त देख लिया था कि वो किस तरफ को जा रहे थे और जिस तरफ वो जा रहे थे उस तरफ तकरीबी मुल्क का साहल था। मैंने भी कश्ती का रुख उसी तरफ कर दिया और मैं पूरी कुव्वत के साथ दाएं बाएं चप्पू चला रहा था और मैं कुछ ही देर में जहाज से काफ़ी दूर निकल आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जहाज की सारी बत्तियां गुल कर दी गई थी और सिर्फ एक मध्यम सी बत्ती जल रही थी और मुझसे काफ़ी दूर हो गई थी। कश्ती रोककर सांस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और मैं उस मनहूस जहाज से जितनी दूर निकल सकता था निकल जाना चाहता था। और मैंने ये भी नहीं देखा कि कश्ती में जो एक थैला पड़ा हुआ है उसमें नीग्रो औरत ने मेरे लिए क्या कुछ रख दिया हुआ है। कश्ती बड़ी हल्की और छोटी थी और बड़ी तेजी से साहल की तरफ बढ़ रही थी। एक जगह आकर मैं वाकई थक गया और मैंने चप्पू रख दिया और सर झुकाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। ये कोई दरिया नहीं था और कश्ती अपने आप पानी के बहाव पर बहने लगती। ये समुंदर था और समुंदर भी साल से कई मील के फासले का समुंदर, और जहाँ समुंदर की मौजें किसी तरफ बहने की बजाय ऊपर नीचे होती रहती हैं और ऐसी हालत में सिर्फ एक ही खतरा होता है कि कश्ती का रुख ना बदल जाए, यानी आगे जाने के बजाय उसका रुख पीछे की तरफ हो जाए। और रात के अंधेरे और खुले समंदर में इतनी छोटी कश्ती में सिमत का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। मैं सांस भी दुरुस्त कर रहा था और साथ साथ कभी कभी कश्ती के रुख को और कभी आसमानों पर सितारों को देख लेता था ताकि मेरी सिमत ठीक रहे। और फिर भी मैंने ज़्यादा आराम करना मुनासिब ना समझा। किसी भी वक्त मुझे कोई मगालता लग सकता था और कश्ती का रुख किसी दूसरी तरफ हो सकता था। चुनाचा मैं दोबारा चप्पू चलाने लगा और कश्ती मखसूस हिम्मत को आगे बढ़ने लगी। काफ़ी देर तक मैं कश्ती चलाता रहा और दरमियान में थोड़ी देर के लिए हाथ रोक लेता और सांस दुरुस्त करते हुए सामने की सिमत नजरें जमाई रखता कि कश्ती इधर उधर ना हो जाए। आखिर कुदरत ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और मुझे दूर उफक पर एक रोशनी का नुक्ता टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। यह साहल की रोशनी थी और उसे देखकर मेरे जिस्म में एक नई तवानाई आ गई और मैं पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ कश्ती चलाने लगा। रोशनी का नुक्ता करीब आता जा रहा था और फिर दाएं बाएं जानब रोशनी के कुछ और नुक्ते टिमटिमाते दिखाई दिए और मैं किसी मुल्क के साहल पर पहुंचने वाला था। अब मुझे ये परेशानी थी कि अगर साहली कोस्ट गार्ड्स के स्टीमरों ने कश्ती लगाते मुझे देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा। और कोस्ट गार्ड्स के स्टीमरों पर सर्च लाइटें लगी होती हैं और जिनकी रोशनी को जब समुद्र में फेंका जाता है तो समुद्र दूर दूर तक रोशन हो जाता है और समुद्र में अगर कोई आदमी तैर कर भी रहा हो तो वह नज़र आ जाता है। लेकिन कुदरत मेरी मदद कर रही थी और अभी तक किसी गश्ती पार्टी के स्टीमर की ना तो आवाज़ सुनाई दी और ना उसकी रोशनी ही नजर आई। मैंने कश्ती का रुख उस तरफ कर दिया और जिस तरफ साहल पर रोशनी का सिर्फ एक ही नुक्ता झलमला रहा था, और ये लाइट हाउस की रोशनी नहीं, क्योंकि लाइट हाउस की रोशनी बड़ी तेज़ होती है और ये चारों तरफ घूमती रहती है और पानी में तैरती हुई कई झाड़ियाँ कश्ती से टकराईं। इसका मतलब था कि मैं साहल के पास आ गया था और ये साहल रेतला नहीं बल्कि वहाँ झाड़ियाँ और सरकंडे उगे हुए थे। मैं चप्पू चलाए जा रहा था और कुछ देर के बाद मुझे अपने सामने स्याह धब्बे दिखाई दिए।
یہ ساحل کے درخت ہی ہو سکتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ ان سیاہ دبوں نے ایک دیوار سی بنا دی اور میں نے دور ہی سے اس دیوار کو بائیں جانب چھوڑ کر جنوب کی طرف کشتی لے آیا، اور جہاں مجھے نیم دائرے میں درختوں کی قطار دکھائی دی اور رات تاریک تھی اور سمندر کی طرف سے ہوا چل رہی تھی، میں کشتی کو درختوں کے نیم دائرے کے اندر لے گیا اور یہ سمندر کی کوئی کھاڑی تھی۔ سمندر ساحل کو کاٹ کر یہاں داخل ہو گیا تھا اور اس نے وہاں ایک جھیل سی بنا دی تھی۔ وہاں کسی طرف کوئی روشنی نہیں تھی اور میں نے کشتی کھاڑے میں لے جا کر ایک طرف سرکنڈوں کے پیچھے لگا دی اور کشتی سے اتر آیا۔ کھاڑی کا پانی میرے گھٹنوں تک آتا تھا اور میں کشتی کو کھینچتے ہوئے ساحل پر لے گیا اور اس سے ایک جگہ سرکنڈوں کے ساتھ باندھا اور کشتی میں بیٹھ کر غور سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کھاڑی کی بائیں جانب دور بہت سی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، مگر میرے دائیں جانب اور سامنے کی طرف کوئی روشنی نہیں تھی، اور میں اس تھیلے کی طرف متوجہ ہوا جو نیگرو عورت نے میری کشتی میں رکھ دیا تھا۔ میں نے تھیلا کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا اور میرا ہاتھ ایک ٹارچ سے ٹکرایا۔ میں نے ٹارچ کو باہر نکال لیا اور یہ چھوٹے سائز کی ٹارچ تھی، اور میں نے اس کا منہ تھیلے کی طرف کر کے ٹارچ کا بٹن دبا دیا اور اس کی روشنی میں تھیلے کی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ تھیلے میں ایک پتلون، ایک بش شرٹ اور ایک خنجر، ایک ڈبے میں ابلے ہوئے چاول اور ایک لفافہ بھی تھا، اور میں نے اسے کھولا تو اس میں کرنسی نوٹ تھے، اور میں نے ٹارچ ڈالی تو وہ انڈیا کی کرنسی تھی۔ 50-50 اور 10-10 کے نوٹ تھے۔ میں نے گنے تو کل 2500 روپے تھے، اور نیگرو عورت کو معلوم تھا کہ ان کا جہاز انڈیا کے ساحل کے قریب لنگر انداز ہے، چنانچہ اس نے تھیلے میں انڈین کرنسی نوٹ رکھ دیے، اور لوگوں کے پاس ہر ملک کی کرنسی ہر وقت موجود رہتی تھی۔ میں نے اسی وقت جہاز کے خلاصی کی وردی اتار کر پتلون اور بش شرٹ پہنی اور خنجر پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ وہیں بیٹھ کر تھوڑے سے چاول کھائے اور ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اگر یہ انڈیا کا ساحل ہے تو مشرقی ساحل ہے یا مغربی ساحل۔ ستاروں کے مشاہدے سے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا، اور اب وہاں سے آگے جا کر پتہ چل سکتا تھا کہ میں انڈیا کے کون سے علاقے میں ہوں، اور کیونکہ انڈیا کی تینوں جانب سمندر ہے۔ جس طرف روشنیاں زیادہ نہیں تھی اور میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ کرنسی نوٹ میں نے پتلون کے اندرونی جیب میں سنبھال کر رکھ لیے، اور ان کی مجھے آگے چل کر قدم قدم پر ضرورت تھی۔ رات ڈھلنے لگی تھی اور کچھ دیر کے بعد آسمان پر سحر کا اجالا پھیلنے لگا اور ساحل سمندر دور تک دکھائی دینے لگا۔ میں ساحل سمندر کو پیچھے چھوڑ کر چل رہا تھا، اور کچھ دور تک ساحل ریتلا تھا اور پھر ناریل کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ ناریل کے درخت انڈیا کے مغربی ساحل پر ہوتے ہیں اور مشرقی ساحل پر بھی ہوتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میں انڈیا کے مشرقی ساحل پر ہوں، اور اب یہ دیکھنا تھا کہ یہ انڈیا کے صوبہ کیرالا کا علاقہ ہے یا صوبہ کرناٹک کا ساحل۔ آگے ناریل کے درختوں کے نیچے کچھ جھونپڑیاں تھیں، اور ایک عورت سل پر چاول پیس رہی تھی، اور اس کا دبلا پتلا مرد قریب ہی بیٹھا سوکھے ناریلوں کے چھال اتار رہا تھا، اور میں نے اس کے پاس جا کر آدمی کو پرنام کیا اور اس علاقے کی ہندی زبان میں پوچھا کہ وہاں سے شہر کو سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اس نے ہندی ہی میں اپنے پیچھے اشارہ کر کے کہا، ادھر کو آگے پال گوٹ پہنچ جاؤ گے، اور میں سمجھ گیا کہ میں بھارت کے صوبہ کیرالا کے ساحل پر ہوں، اور پال گوٹ کیرالا کی اہم بندرگاہ اور ریلوے اسٹیشن بھی ہے، جہاں سے وایا منگلور، حویلی، بلگام، کولہاپور اور پونا بمبئی کو ٹرین جاتی ہے، اور میں خوش ہوا کہ میں منزل کے قریب پہنچ گیا ہوں، اور بمبئی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، بس 1 دن اور 1 رات کا ٹرین کا سفر تھا۔ اور خوشی مجھے اس بات کی بھی تھی کہ میں ساحلی حفاظتی گارڈ کی نگاہوں سے بچ کر انڈیا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں ناریل کے جنگل میں داخل ہو گیا، اور یہ جنگل بڑی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں چلتا چلا گیا اور آخر جنگل ختم ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں کی ایک بستی آ گئی۔ میں اسے دور رہ کر آگے نکل گیا، اور دن کافی نکل آیا تھا، اور جب میں کیرالا کے مشہور ساحلی شہر پال گھاٹ میں آ گیا۔ اس زمانے میں یہ شہر زیادہ وسیع اور ماڈرن نہیں تھا، اور پرانی اونچی عمارتوں والے بازار تھے۔ ان بازار میں موٹر کاروں کے ساتھ بیل گاڑیاں بھی چل رہی تھیں، اور لوگ اس شہر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بیل گاڑی میں سفر کرتے، اور میں 5 روپے دے کر ایک بیل میں سوار ہو کر پال گھاٹ کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ کیرل ایکسپریس 2 گھنٹے بعد بمبئی روانہ ہوگی، اور میں نے وہیں اسٹیشن پر تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور ٹرین کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ٹرین وہیں سے تیار ہونا تھا، اور اپنے وقت پر ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی۔ میں نے احتیاط کے طور پر 2nd کلاس کا ٹکٹ لے رکھا تھا، اور 2nd کلاس کمپارٹمنٹ بالکل خالی تھا۔ میں کونے والے سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹرین بمبئی کی طرف چل پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیپٹن زولو کی ظالمانہ قید سے اتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر نیگرو عورت میری مدد نہ کرتی تو میرا ان ڈاکوؤں کے جہاز
से फरार होना नामुमकिन था और कुदरत ने उस नेगरो औरत को मेरी मदद के लिए भेज दिया था और मैं दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। ट्रेन का नाम तो केरल एक्सप्रेस था, मगर वो हर स्टेशन पर खड़ी हो जाती और सूरज गुरूब हो रहा था जब वो मंगलोर पहुंची। रात के वक्त हवेली का स्टेशन आया और मैं बर्थ पर चढ़कर सो गया और मेरे सोते में ही बलगाम और कोल्हापुर के स्टेशन गुजर गए। दिन काफ़ी चढ़ आया था जब ट्रेन पूना पहुंची और अब बम्बई ज़्यादा दूर नहीं था। आखिर मैं बम्बई पहुंच गया और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो और नतालिया के असेब और उनकी बदरूह में से किसी ने अभी तक मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी। काले जादूगर की दी हुई इंसानी हड्डी उसी तरह मेरे बाजू के साथ बंधी हुई थी और बम्बई के स्टेशन से मैंने टैक्सी पकड़ी और अपने दोस्त के गैराज में आ गया। जमशेद मुझे देखकर बस देखता ही रह गया और कहने लगा, फिरोज, खुदा के लिए मुझे एक ही बार बता दो कि तुम किन चक्रों में फंसे हुए हो और अचानक गायब हो जाते हो और फिर अचानक किसी तरह से नमूदार हो जाते हो। आखिर ये सब क्या है? मैंने कहा कि जमशेद, वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा और इस वक्त मैं आराम करना चाहता हूँ। जमशेद ने कहा कि ऊपर चले जाओ और मेरा बेडरूम खाली पड़ा है और तुम नाश्ता नहीं करोगे। नाश्ता मैंने ट्रेन में ही कर लिया था और मैंने कहा और जमशेद बेडरूम में आते ही अपने आप को बिस्तर पर गिरा दिया और गहरे नींद सो गया। जब सोकर उठा, बल्कि जब अब्दुल ने मुझे उठाया तो दोपहर के 3 बज रहे थे और जमशेद भी ऊपर आ गया और कहने लगा, तुम्हारे इंतजार में मैंने कभी का खाना नहीं खाया, चलो खाना खा लेते हैं। दूसरे कमरे में बैठकर हम दोनों ने खाना खाया और जमशेद ने पूछा, इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो और इतनी मुद्दत कहाँ गायब रहे? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा 1 महीने का वीज़ा था और तुम्हारे थाने में जाकर वापसी की रिपोर्ट भी करना थी और वो तो मैंने सारा मामला इस तरह संभाला कि थानेदार खांडीकर को ये कह दिया कि तुम बीमार हो गए हो और अपने असर सोच में मैंने खांडीकर को तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट ऊपर नहीं भिजवाने दी। अब उसी वक्त मेरे साथ थाने चलकर रिपोर्ट करो और खांडीगर को तुम्हारे वीज़े पर ये 3-4 महीने किसी तरह बढ़ा देगा। मैंने कहा, मगर मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं। और तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ चला गया? और जमशेद ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा कि गुम हो गया है। क्या करूं, 4-5 महीने अजीब हालात में फंसा रहा। और जमशेद ने पूछा कि आखिर वो कौन से हालात हैं और मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कुछ मुझे भी बताओ। मैंने कहा कि जमशेद, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जमशेद बोला, ठीक है, और मैं पुलिस का मामला जैसे भी संभाल लूंगा, लेकिन ये बताओ कि अब तुम कब अचानक गायब हो गए? और मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे 1-2 दिन के लिए जयपुर जाना होगा। जयपुर किस लिए जा रहे हो? जमशेद ने पूछा। और मैंने कहा कि यह भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दरअसल मैं जयपुर जाकर कदीम वीरान महल में दुर्गा की बहादुर से मुलाकात करके उसे सारे हालात से बाखबर करना चाहता था और उसे रोहिणी की एक बार गुमशुदगी का बताना चाहता था और सिर्फ वही मुझे बता सकती थी कि रोहिणी किस हाल में है और कहाँ है। उसके अलावा मैं अपने बारे में उससे मशवरा लेना चाहता था कि मैं नतालिया की कैद से फरार होकर आ गया हूं और अब मुझे उस असीब से हमेशा के लिए निजात हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ 2 दिन बम्बई ठहरा और तीसरे दिन मैं जयपुर की तरफ रवाना हो गया। जयपुर में शाम के वक्त पहुंचा और एक होटल में बैठकर खाना खाया और उठकर एक बाग में आकर बैठ गया और रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगा। जब रात के 11 बजे तो मैं वीरान महल की तरफ चल पड़ा और महल के खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो गया और तय खाने में आकर दुर्गा की बदरू की आमद का इंतज़ार करने लगा। आधी रात के बाद तूफानी हवाओं और डरावनी आवाज़ों के साथ दुर्गा की रूह नमूदार हुई और मुझे देखकर बोली, शेरवान, तुम बड़ी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुए हो, वरना इस बार तुम नतालिया की कैद से आज़ाद नहीं हो सकते थे। मैंने कहा कि दुर्गा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर किस्मत मेरा साथ ना देती तो इस बार मेरा फरार होना इतना आसान नहीं था। लेकिन खुदा के लिए ये बताओ कि रोहिणी कहाँ है और मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ, क्योंकि उससे मिले बगैर मैं उस मनहूस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता। दुर्गा की बदरू ने कहा कि तुम्हारे बादू पर काले जादूगर ने जो जादू की हड्डी बांध रखी है, उसकी वजह से नतालिया कासिब और उसकी बदरूहें तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हारा इंतकाम वो रोहिणी से ले रही है और उसने रोहिणी को अपने कब्जे में करके उसे क्रिश्चियन कब्रिस्तान वाली पुरानी इमारत के तय खाने में बंद करके दरवाजे की जगह दीवार खड़ी कर दी है और रोहिणी अब वहां से नहीं निकल सकती। मैंने कहा, लेकिन रोहिणी तो अब बदरू नहीं और वो एक अच्छी रूह बन चुकी है और अच्छी रूहें किसी भी 4 दीवारी में बंद नहीं की जा सकती और वो बंद दीवारों में से भी गुजर जाती हैं। दुर्गा बोली कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन रोहिणी की रूह के साथ उसके कुछ गुनाहों का बोझ अभी तक चिमटा हुआ है और जिसको झड़ने में काफ़ी वक्त लगेगा। और मैंने कहा कि आखिर ये कौन से गुनाह हैं?
दुर्गा ने कहा कि उसका सिर्फ एक ही गुनाह है कि उसने उस मादी दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में बहुत ज़्यादा बसा रखा था और वह भी रूह की तरक्की की पहली सीढ़ी पर है। कुछ वक्त के बाद उसका ये गुनाह भी उसकी रूह से जड़ जाएगा और जब तक उस गुनाह का बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत बोझ उसके साथ लगा है और रोहिणी की रूह के रास्ते में रुकावटें आती रहेंगी। मैंने कहा मगर मैंने खुद देखा है कि रोहिणी की रूह बंद दीवारों में से गुजर जाती है। दुर्गा कहने लगी कि यह मामला और है और वो नतालिया की ताकतवर और खतरनाक आसेब के कब्जे में है। नतालिया ने उसे जिस तहखाने में बंद कर रखा है उसकी दीवारों में ऐसा तिलस्म फूंक दिया हुआ है कि जब तक वो तिलस्म मौजूद है और रोहिणी उस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती। मैंने कहा कि क्या मैं रोहिणी की कोई मदद नहीं कर सकता? दुर्गा ने कहा कि बल्कि यूं कहो कि सिर्फ तुम ही इस वक्त उसकी मदद कर सकते हो, मगर मैं एक आम इंसान हूं। मैंने कहा और मैं कैसे उस तिलस्मी चार दीवारी में दाखिल हो सकूंगा जहां रोहिणी कैद है? दुर्गा की बदरू ने कहा यही तुम इंसानों की भूल है और तुम लोगों को मालूम ही नहीं कि कुदरत ने इंसान को कितनी ज़बरदस्त ताकत दे रखी है। जिन लोगों को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाता है वो सबसे पहला ये काम करते हैं कि कुदरत की दी हुई गैर फानी ताकत को बरकरार रखने के लिए अपने आप को बुराई से बचाते हैं और अपने दिल में से अल्लाह के खौफ के सिवा बाकी सारे खौफ निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते और हलाल की रोज़ी कमा कर खाते हैं और जब वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो फिर वो खल्क़े खुदा की भलाई के लिए ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि रहती दुनिया तक उनका नाम जिंदा रहता है और अगली दुनिया में भी उन्हें जन्नत का आला मकाम अता होता है। मैं दुर्गा बदरू की ज़बानी ये बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ और मैंने उससे कहा और मैंने पहले कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी और क्या तुम इन बातों पर यकीन रखती हो? दुर्गा ने ठंडा सांस भरकर कहा शेरवान, मुझे मरने के बाद मालूम हुआ कि मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि मैं बुतों की पूजा करने वालों के घर पैदा हुई और फिर भी मैं सारी ज़िंदगी बुतों की पूजा करती रही और काश कि मैं किसी मुसलमान के घराने में जन्म लेती, सिर्फ एक खुदा की इबादत करती और फिर ही मेरी बख्शिश हो जाती और मरने के बाद मैं बदरू की शक्ल इख्तियार ना करती। मगर अब कुछ नहीं हो सकता और मुझे बदरू बनकर अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। दुर्गा की बदरू कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रही और तय खाने की फिजा में एक अजीब सा सकूत छा गया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली मैं तुम्हें बता रही थी कि सिर्फ तुम ही रोहिणी की मदद कर सकते हो। और मैंने कहा क्या नतालिया का तिलस्म मुझ पर असर नहीं करेगा? दुर्गा ने कहा कि उससे बचने का तरीका मैं तुम्हें बता दूंगी, मगर मैं बंद चार दीवारी में कैसे दाखिल होऊंगा और ये भी मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना होगा और इस महम पर तुम अकेले नहीं जाओगे। और मैंने पूछा कि क्या तुम भी मेरे साथ जाओगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और मेरी एक गुलाम बदरू तुम्हारे साथ जाएगी और उसका नाम पाताली है। पाताली एक औरत की शक्ल में तुम्हारे साथ जाएगी और वही तुम्हें अपने साथ अपनी उस जगह ले जाएगी जहां असेबी नतालिया ने रोहिणी को कैद कर रखा है। ये बदरू पाताली को सब पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, और वह तुम्हें जो कहेगी तुम्हें उस पर अमल करना होगा। और मैंने पाताली को सब कुछ समझा दिया है। मैंने उसके अंदर अपनी ताकत भी डाल दी है और पाताली में अब इतनी ताकत आ गई है कि वो रोहिणी को नतालिया की कैद से जरूर निकाल लाएगी। हाँ, तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए और अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो फिर सारा काम खराब हो सकता है। मैंने कहा कि मैं पाताली के कहने पर चलूंगा और जैसे वो मुझे कहेगी मैं करता जाऊंगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा। दुर्गा बोले ठीक है और अब मैं पाताली को यहाँ बुलाती हूँ। दुर्गा के हलक से एक अजीब सी चीखनुमा आवाज निकली और उसके साथ ही सामने वाली दीवार में से स्याह धुएं का एक मरगोला नमूदार हुआ और दुर्गा के सामने आकर रुक गया। दुर्गा ने कहा कि पाताली ये शेरवान है और तुम्हें इसको अपने साथ लेकर जाना होगा और मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। रोहिणी मेरी सहेली है और वह मुझे बहुत प्यारी है। उसको हर हाल में नतालिया के सेब की कैद से निकाल कर लाना है। पाताली बदरू के स्याह मरगोले में से भारी और किसी हद तक डरावनी आवाज बुलंद हुई, दुर्गा मियाँ, तुम्हारे लिए पाताली की जान भी हाजिर है और मैं रोहिणी को बड़ी जल्दी तुम्हारे पास ले आऊंगी। दुर्गा के बदरू ने कहा कि ये शेरवान है और इसके बारे में तुम्हें बता चुकी हूँ। ये कौन है और रोहिणी के साथ इसका क्या रिश्ता है और मैंने उसे भी समझा दिया है और ये तुम्हारे हुक्म के मुताबिक चलेगा और वही करेगा जो तुम कहोगी। पाताली बदरू के मरगोले की आवाज़ उभरी, दुर्गा मियाँ, आदमी की ज़ात का कोई एतबार नहीं और अगर उससे कोई गलती हो गई तो फिर मुझे कुछ ना कहना। दुर्गा ने कहा कि नहीं, ये कोई गलती नहीं करेगा और अब तुम इसे लेकर अपनी महम पर रवाना हो जाओ। पाताली बदरू के स्याह मरगोले ने कहा कि जो हुक्म दुर्गा मियाँ। और उसके बाद धुएं का मरगोला घूमने और चक्कर खाने लगा और घूमते घूमते वो रुक गया और उसके बाद
एक खूबसूरत लड़की की शक्ल इख्तियार कर गया और उसका रंग सांवला था, चेहरे के नकोश तीखे थे और सबसे अजीब बात यह थी कि उस बदरू लड़की ने कॉलेज की लड़कियों की तरह जीन्स पहनी हुई थी और उसके बाल भी कटे हुए थे। कंधे के साथ पर्स लटक रहा था और दुर्गा ने मुझसे कहा, शेरवानी से मिलो, ये पाताली है। पाताली ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर अंग्रेजी में बोली, मैं तुमसे मिलकर बड़ी खुश हुई। मैं पहली बार एक ऐसी बदरू को देख रहा था जो अंग्रेजी बोलती थी और मैंने भी अंग्रेजी में ही जवाब दिया, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। दुर्गा ने पाताली से कहा कि पाताली, इस बह में अगर किसी वक्त मेरी मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो फौरन मेरा मंत्र पढ़कर फूंकना और मैं यहीं से तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और पाताली ने कहा कि जो हुक्म दुर्गा मियाँ। एक सवाल बार बार मेरे दिल में उठ रहा था और मैंने आखिर दुर्गा से पूछ ही लिया और मैंने उसे कहा कि दुर्गा, मेरे बाजू पर काले जादूगर ने जो हड्डी का तावीज़ बांध रखा है उसके बारे में उसने कहा था कि कोई बदरू मेरे करीब भी नहीं फट सकेगी, लेकिन इस बदरू पाताली ने तो मुझसे हाथ भी मिलाया है और इससे कुछ नहीं हुआ। और क्या काले जादूगर का तावीज़ बेअसर हो गया? दुर्गा ने कहा कि नहीं, काले जादूगर का दिया हुआ तावीज़ बेअसर नहीं हुआ और उसका तिलिस्मी असर कायम है। पाताली पर उसका असर इसलिए नहीं हुआ कि यह बदरू अच्छी नीयत से तुम्हारे पास आई है। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आई है। और इस तरह ये अब तुम्हारे लिए बदरू नहीं रही और ये तुम्हारे दोस्त और हमदर्द बन चुकी है। इसलिए तावीज़ का उस पर कोई असर नहीं और अगर ये बुरी नीयत से आती तो तुमसे हाथ मिलाते ही जलकर राख हो जाती। दुर्गा की बात मेरी समझ में आ गई थी और उसने पाताली से कहा, पाताली, अपने मेम पर शेरवान को लेकर रवाना हो जाओ। और इतना कहकर दुर्गा की बदरू गायब हो गई और पाताली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, चलो माय डियर शेरवान। पाताली मॉडर्न लड़कियों की तरह बात करती और मुझे बड़ी अच्छी लगी, मगर मैं जानता था कि आखिर भी ये भी तो बदरू ही है। और तय खाने से निकलने के बाद मैं महल के पुराने खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ा तो पाताली ने कहा कि हम खुफिया दरवाजे से नहीं जाएंगे और हम इसी दरवाजे से जाएंगे जिस दरवाजे से टूरिस्ट बाहर जाते हैं। जब मैंने पाताली को बताया कि यह कदीम महल इंडिया के महकमा सारे कदीमा की तहवील में है और गेट पर रात को भी चौकीदार मौजूद होते हैं तो उसने कहा, मुझे मालूम है। हम महल के बड़े हाल कमरों में से गुजरते हुए महल के सहन में आ गए और पाताली वहां रुक गई। उसने अपने पर्स में से एक सादा सी अंगूठी निकालकर मुझे दी और कहा, इसे उंगली में पहन लो। और मैंने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी तो मैं गायब हो गया। और अब जो मैंने देखा तो पाताली भी गायब हो चुकी थी, मगर गायब होने के बावजूद मुझे उसका धुंधला धुंधला खाका नजर आ रहा था और कहने लगी, मैं जितना तुम्हें नजर आ रही हूँ इतना सिर्फ तुम ही मुझे देख सकोगे और दूसरा कोई इंसान मुझे इतना भी नहीं देख सकेगा। हम महल के गेट की तरफ बढ़े और वहां खूब रोशनी हो रही थी और रात को पहरा देने वाले 2 चौकीदार मौजूद थे। हम उनके दरमियान से गुजर गए और उनमें से किसी को हमें ना देखा। पाताली ने कहा कि अभी काफ़ी रात बाकी है और मेरा दिल काफ़ी पीने को चाह रहा है और जयपुर के एक होटल में टूरिस्टों के लिए रात भर काफ़ी की शरबत खुली होती है, चलो वहाँ चलते हैं। शायद उसे मैं गायब होने के बावजूद भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रही थी तो उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे की सीध में था और उसकी निगाहें मेरी आंखों पर मरकूज थीं। और मैंने उससे पूछा कि यह होटल यहाँ से कितने दूर होगा और मैं आखिर जिंदा इंसान था, गायब होने के बावजूद इस किस्म के सवाल पूछने पर मजबूर था। और पाताली ने मुस्कुराकर कहा, अपना हाथ मुझे दो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और उसने कहा, आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। और मैंने आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही तेज हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकरा गया और पाताली ने कहा, आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोल दी और मैंने देखा कि मैं एक मॉडर्न किस्म के आलीशान होटल की लॉबी में खड़ा था और पाताली मुझे अपने पूरे जिस्म के साथ बिल्कुल साफ नजर आ रही थी और अब वो गायब नहीं थी। उसने कहा कि अंगूठी उतार कर जेब में रख लो। और मैंने अंगूठी उतारी तो मैं भी गैबी हालत से अपने ज़िंदा इंसानी शक्ल में वापस आ गया और मैंने फ़ौरन इर्द गिर्द देखा। कुछ गैर मुल्की गोरे स्याह थोड़े फासले पर कुर्सियों पर बैठे मशरूब वगैरह पी रहे थे और धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। उनमें गोरी औरतें भी थीं और हम एक मेज़ के गिर्द रखी कुर्सियों पर बैठ गए। और ये जयपुर के राजा का महल था, जिसको रियासत छीन जाने के बाद राजा ने होटल में तब्दील कर दिया था। एक सुर्ख वर्दी वाला बेरा जिसने सुर्ख राजस्थानी पगड़ी बांधी हुई थी हमारी मेज़ पर आ गया और पाताली ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। मेज़ पर गुलदान में फूल लगे हुए थे और गुलाबी रंग के टिश्यू पेपर भी
एक सुनहरी डब्बे में नजर आ रहे थे और पाताली ने एक टिश्यू पेपर निकालकर अपने होंठों पर आहिस्ता से फेरकर पर्स में से अपना छोटा सा सेंटी केस निकालकर छोटा सा गोल आईना सामने करके होंठों पर लिपस्टिक की तह जमाने लगी। और मैं ये सोचकर दिल में हंस पड़ा कि अगर मुझे मालूम ना होता कि ये एक बदरू है तो मैं इसके इश्क में गिरफ्तार हो सकता था। मेरा कॉफ़ी का ट्रे रखकर चला गया और मैं कॉफ़ी बनाई और हम कॉफ़ी पीने लगे। मैंने पाताली से कहा कि पाताली, इस वक्त हम बड़े मॉडर्न और दोस्ताना माहौल में बैठे हैं और क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पाताली ने अपनी तिलस्मी ज़्यादा नज़रों से मुझे घूर कर देखा और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, कि मैं कौन हूँ और कहाँ पैदा हुई और कहाँ मेरी मौत वाक़या हुई। याद रखो, मुझसे और सब कुछ पूछ सकते हो, मगर इस किस्म के सवाल पूछने का ख्याल भी दिल में ना लाना। और मैं वहीं सहम कर बैठ गया। थोड़ी देर तक हम खामोशी से काफ़ी पीते रहे और फिर मैंने कहा, आई एम सॉरी पाताली। पाताली मुस्कुराई, इट इज़ ऑल राइट शेरवान। और मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश करते हुए पाताली से कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें मालूम होगा कि हमारा टारगेट यहाँ से दूर इंडिया के शुमाली पहाड़ी इलाके में उस क्रिश्चियन कब्रिस्तान का वीरान खंडर है जिसके तय खाने में नतालिया कैसेब ने रोहिणी को कैद कर रखा है। पाताली ने पर्स में से सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया और मैं पहली बार किसी बदरू को सिगरेट पीते देख रहा था और वाकई ये एक मॉडर्न बदरू थी और उससे किसी इंसान का बचना नामुमकिन था। सिगरेट का हल्का सा कस लगाकर कहने लगी, और मुझे सब कुछ मालूम है। मैंने कहा कि हमें सुबह के वक्त जयपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी और दिल्ली से हम पंजाब मेल के जरिए चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और वह खंडर चंडीगढ़ के शुमाली पहाड़ियों में एक जगह है और मैंने वो जगह देखी हुई है। पाताली कहने लगी, और मैंने भी देखी हुई है। और बेरा करीब से गुजरा तो पाताली ने उसे इशारे से पास आकर कहा, और 2 कॉफ़ी और कुछ सैंडविच ले आओ। बेरा अदब से सर झुकाकर चला गया और पाताली ने मुझसे कहा, सुबह होने तक हमें वक्त ही तो गुजारना है और जयपुर में टाइम पास करने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं। और मैंने पाताली से कहा कि एक बार मैं रोहिणी के साथ पुराने खंडर की तरफ गया था और वो मुझे अपने साथ हवा में उड़ा कर ले गई थी। पाताली के दिल का चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और कहने लगी, और ये मैं भी आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन एक अरसा से मैंने ट्रेन में सफ़र नहीं किया और जब मैं ज़िंदा थी तो ट्रेन में सफ़र करना मेरी हॉबी हुआ करती थी और अब मुझे मौका मिला है तो मैं उसे ज़ाया नहीं करना चाहती। हम चंडीगढ़ तक ट्रेन में ही सफ़र करेंगे। और पाताली ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद सिगरेट का हल्का सा धुआं उड़ाते हुए कहा, दुर्गा मियाँ ने मुझे बताया था कि रोहिणी तुमसे बड़ी मोहब्बत करती है और तुम भी अब उससे मोहब्बत करने लगे हो, क्या ये सच है? औरत चाहे बदरू बन जाए मगर मोहब्बत के बारे में बातें करना और दूसरों की मोहब्बत की सुराग रसानी करना कभी फरामोश नहीं करती। और मैंने कहा, हाँ, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत मुझे उससे हो गई है। पाताली मुझे बड़ी संजीदा निगाहों से देख रही थी और कहने लगी, तुम जिंदा इंसानों को क्या मालूम कि हम बुरी रूहों की मोहब्बत क्या होती है, और तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी तक जिंदा रहती है और मौत के साथ ही तुम सब मोहब्बतें वगैरह भुला देते हो, जबकि हम बदरूहों की मोहब्बत मरने के बाद शुरू होती है और ऐसी मोहब्बत कभी नहीं मरती। मैंने कोई जवाब ना दिया क्योंकि बहरहाल मुझे ज़िंदगी से प्यार था और मुझे ज़िंदा इंसानों से मोहब्बत करना ही अच्छा लगता था और इन बदरूहों और इनकी दुनिया से तो मैं तंग आ चुका था। और बेरा कॉफ़ी और सैंडविचेस लेकर आ गया। पाताली ने कहा, शेरवान तुम भी कुछ ले लो। और मैंने भी 2 एक सैंडविचेस खाए और वाकई बड़े लजीज थे। और पाताली भी बड़े सुकून से खा रही थी और कहने लगी, ये डिशें खाने का हमें कभी कभी ही मौका मिलता है और हम अक्सर गैबी हालत में रहती हैं और तुम्हें भी इसका तजर्बा हो गया होगा कि गैबी हालत में भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए और 1 माह गुजर जाए। मैंने कहा, हाँ ये तो है, लेकिन पाताली तुम लोग जब चाहो इंसानी शक्ल में आकर ये चीज़ें खा सकती हो। पाताली ने काफ़ी बनाते हुए कहा, और हमारी दुनिया के भी कुछ कानून हैं और हमारे कानून पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है। हमें कभी कभार ही इंसानों की दुनिया में आने का मौका मिलता है। लाबी के बहलाती तर्ज के ऊंचे रोशनदानों में दिन का उजाला झलकने लगा था और बैरा एक प्लेट में बिल रखकर चला गया। कॉफ़ी का घूंट भरने के बाद पाताली ने अपनी किलाई घड़ी पर नज़र डालकर कहा, 5:30 बज गए हैं और दिल्ली की ट्रेन ठीक 6:15 बजे जयपुर से रवाना होती है। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पाताली ये तो ट्रेन को रोजाना होने का बिल्कुल सही टाइम तुमने बताया। और पाताली ने नया सिगरेट सुलगाते हुए कहा, हमें बहुत सी बातों का पहले से पता चल जाता है। और उसने बेरे को इशारा से बुलाया और कहा, और मैंने 500 का नोट बेरे के नीचे रख दिया है
और बेरे ने बिल बनाकर देखा तो नीचे वाकई 500 रुपये का बिल्कुल नया नोट रखा हुआ था। हालांकि मैंने पाताली को पर्स में से नोट निकालकर बिल के नीचे रखते हुए नहीं देखा था। रोहिणी आमतौर पर अपनी मुट्ठी से नोट निकालकर अदायगी किया करती थी, मगर पाताली उससे 2 कदम आगे निकल गई। उसने बिल के नीचे ही 500 का नोट पैदा कर दिया और पाताली ने पर्स अपने कंधे से लटकाकर उठते हुए कहा, चलो चलें। हम महालमा होटल से बाहर आ गए और बाहर सुबह हो चुकी थी और एक तरफ येलो कैब टैक्सियां खड़ी थी, दूसरी सिमत प्राइवेट टैक्सियां, और पाताली ने कहा, हम प्राइवेट टैक्सी में बैठकर स्टेशन जाएंगे। 2 एक नए मॉडल की टैक्सी में पीछे मेरे साथ बैठ गई और टैक्सी स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। पाताली ने मुझे अंग्रेजी में कहा कि कभी टैक्सी में ड्राइवर की सीट के साथ ना बैठना और ये खानदानी रवायत के खिलाफ बात है। और मैंने सोचा कि वाकई ये बदरू किसी आला अरिस्टोक्रेट घराने की लड़की है जो खुदा जाने अपने किसी गुनौने गुनाह की पादाश में हिंदू धर्म के संसारों के मुताबिक मरने के बाद एक बदरू की शक्ल अख्तियार कर गई है। और दुर्गा ने और खुद पाताली ने भी मुझे इस किस्म के ज़ाती सवाल पूछने से मना किया हुआ था, वरना मैं उससे ज़रूर पूछता कि वो कहाँ पैदा हुई और उसने किस कॉलेज में तालीम हासिल की और उससे कौन सा ऐसा गुनाह सरदर्द हो गया था जिसकी वो इतनी सख्त सजा भुगत रही है। जयपुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने पाताली से कहा, तुम यही ठहरो, मैं टिकट लेकर आता हूं। उसने कहा कि टिकट मेरे पर्स में मौजूद है और तब मुझे ख्याल आया कि ये तो एक बदरू है और ये चीज़ जो चाहती है मुहैया कर लेती है। टिकट उसके पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के थे और प्लेटफार्म पर आकर खड़ी थी और अभी उसके रवाना होने में कुछ देर थी। वो मेरे आगे आगे जा रही थी और फर्स्ट क्लास की बोगी के पहले डब्बे में दाखिल होते ही उसे जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया और पाताली बाहर प्लेटफार्म पर गिर पड़ी और मैंने जल्दी से उसे उठाया और वो सख्त घबराई हुई थी, बोली, जल्दी से आगे चलो। ये कहकर वो अगले डब्बों की तरफ दौड़ पड़ी और मैंने फर्स्ट क्लास के डब्बे में निगाह डाली तो देखूं कि उसके अंदर किसने उसे धक्का दिया था और मैंने देखा कि कंपार्टमेंट के कोने वाली सीट पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले साहब पंजसूरा दोनों हाथों में थामे बड़े खशू से कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। और सारी बात मेरी समझ में आ गई। जहां कलाम इलाही की तिलावत हो रही हो और वहां बुरी रूह का गुजरना नामुमकिन है।